Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon. सारा हर दिन अपन कपड़ा धोते अभी कहा तुमने चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर रेस्पिरेशन एंड प्लांट. लास्ट लेक्चर में चैप्टर की ग्रॉस बातें जो है वो हमने कर ली थी. अब आज हम एक एक सर, स्टेप को डिटेल में देखने सर वाले पहले माइक ऑफ कर दो ना उसका. हैं. माइक ऑफ कर लो बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon. अब आज देखने वाले हैं नेक्स्ट पाथवे प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था किसने? एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस. Excuse me, sir. हाँ बच्चे. Sir, I have a question. हाँ हाँ बोलो बच्चे. Sir, magnesium, calcium, and chloride ions play prominent role in proteolysis of water. Sir, true or false? ट्रू. वो इसी के Sir, कंपोनेंट है ना. Sir, but book में false दिया हुआ है. क्या क्या दोबारा बोलो. कौन कौन सा आयन बोले तुमने? Magnesium, calcium, chloride. हाँ गलत है. मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज. मैग्नीज होगा. हाँ, मैग्नीज. ओके ओके, ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है ठीक. देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसे डिस्कवर किया था एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस ने. इसीलिए इस पाथवे को एक और भी नाम से जानते हैं हम. कौन सा पाथवे? ईएमपी. EMF. ईएमपी पाथवे. ये प्रोसेस कहाँ पर चलता है? ईएमपी पाथवे कहाँ पर चलता है? साइटोप्लाज्म में कि माइटोकॉन्ड्रिया में? साइटोप्लाज्म. यस. occurs in cytosol.
साइटोप्लाज्म में चलता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही ये प्रोसेस कहाँ पर चलेगी, साइटोप्लाज्म में चलेगी। और ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के बीच में कॉमन होता है, यानी सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही होगा। ठीक है, होता है क्या इस प्रोसेस के अंदर 10 स्टेप्स में होता है। 10 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। ये प्रोसेस होती है और इसके अंदर काफी सारी एनर्जी वगैरह भी बनती है। अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नॉर्मली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अभी जो प्रोसेस पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, ग्लूकोज से पढ़ेंगे। मान लो यदि सेल के अंदर सुक्रोज है तो सुक्रोज कैसे पार्टिसिपेट करेगा रेस्पिरेशन में या ग्लाइकोलाइसिस में, पहले ब्रेक सुक्रोज हो जाएगा वो सर पहले सुक्रोज और ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फ्रक्टोज एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर इसके बाद में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो कैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस को डिटेल में रिएक्शन को स्टार्ट करें हम ग्लूकोज से। सबसे पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये एक्टिवेट होता है। सबसे पहले एक्टिवेशन स्टेप है, ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। ग्लूकोज कितने कार्बन का शुगर है, 6। 6 का 6 कार्बन। ठीक है, पहले ये नॉर्मल ग्लूकोज था, फिर क्या हुआ एक्टिवेशन स्टेप आया जहां पर ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। 6 नंबर का जो कार्बन है वहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अपना आइसोमर बना लेता है। क्या है आइसोमर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यदि रिएक्शन में ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज पार्टिसिपेट कर रहा होता तो सीधे यहाँ पे फ्रक्टोज से क्या बनता, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता। ठीक है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसके अंदर एक फॉस्फेट और भी ऐड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट। 16 बाई फॉस्फेट के। फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर है कि एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड वाला है कि कीटोन वाला है फ्रक्टोज, कीटोन वाला। कीटोन वाला। यस, अब ये कीटो शुगर जो है ना वो ब्रेक होता है 2 शुगर के अंदर। इससे बन सकता है क्या, इससे बन सकता है 2 शुगर। कौन कौन सा, एक एल्डोज और एक कीटोज। एल्डोज शुगर जो है उसका नाम है PGAL। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3PGAL। थर्ड नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कितने बनेंगे, 1 की 2, 2। 6 कार्बन का ये 3 कार्बन का है तो 2 बनेंगे। यदि ये अपना आइसोमर बना रहा होगा तो आइसोमर क्या बनेगा, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, कीटो शुगर हो जाएगी। तो लोग कितने स्टेप बना दी मैंने, 4। 4 है कि 5 है, 5 स्टेप्स बनाए हाँ, ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे तो 5। है ना। 1 2 3 4 और ये आइसोमर भी तो बन रहा है 5। अब क्या होता है, अब ये जो 3PGAL बना है ये कन्वर्ट होता है 13 बाय PGA में। 13 बाय PGA पूरा नाम क्या है, 13 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं PGAL को। ये हो जाएगा 13 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे बनता है 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, आप लिख रहे हो। सर आपको लिख हाँ रहे सर, सोने हो रहा है। क्या हो रहा है? हो सर, स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है जो आप लिख आ रहे गया हो। आ गया आ गया। अभी आया। आगे अब आया क्या? हाँ सर, हाँ लेफ्ट सर, बीच में रुक गया था कहीं पर, वो आ नहीं रहा था। दिख रहा है ना अभी तो? अब देखो ये 3 PGA जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? 3 PGA कन्वर्ट हो जाता है 2 PGA के अंदर। फिर बना 2 PGA। सारे के सारे कितने कितने बन रहे हैं ये? 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के है ना, 2 मॉलिक्यूल। 2 PGA जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। तो इस तरीके से कितने स्टेप में? 10 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं उन्हें एक्टिवेशन स्टेप बोलते हैं। बाद के स्टेप्स जो है, स्टार्टिंग के 5 स्टेप एक्टिवेशन स्टेप या एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। बाद के स्टेप्स जो है उनको एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप बोलते हैं। अब इन स्टेप्स में से कौन से रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल है, ये पूछते हैं कई बार। तो ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और ये लास्ट स्टेप, ये 3 स्टेप इरिवर्सिबल है। बाकी सारे स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल टाइप के हैं। तीन स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी सारे स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल। ठीक है, अब ये तो बात हुई रिएक्शंस की कि क्या क्या रिएक्शंस चलती है। अब देखो कहाँ पर क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कंज्यूम होती है। देखो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो एक फॉस्फेट ग्लूकोज में ऐड हो गया है ना। ये ग्लूकोज के अंदर जो फॉस्फेट ऐड हुआ, ये फॉस्फेट किसने दिया होगा? यदि यहाँ पर यदि यहाँ पर एटीपी ब्रेक हो जाए ATP में, एक फॉस्फेट रिलीज होगा, वो ATP हो फॉस्फेट गया। ग्लूकोज से जाके जुड़ जाएगा और बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, अभी तो आइसोमर ही है दोनों। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बनेगा, फिर से एक और फॉस्फेट आ गया। कहाँ से आया होगा? ये जरूर से एक एटीपी फिर से ब्रेक हुई होगी और ये फॉस्फेट जो है वो जाके ऐड हो गया होगा फ्रक्टोज के अंदर। तो स्टार्टिंग के स्टेप्स के अंदर इस तरीके से एटीपी कंज्यूम होती है ना, इसीलिए इन स्टेप्स को हम क्या बोल देते हैं? इन स्टेप्स को बोल देते हैं हम एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स। वन टू 5 जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स, या फिर इसे हम एक्टिवेशन स्टेप्स भी बोल देते हैं। एक्टिवेशन हो रहा है, और इसके बाद वाले जितने भी स्टेप्स हैं ये क्या है? ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स या पे ऑफ स्टेप्स, सारे यहाँ तक पैरवी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा कहाँ पे एनर्जी बन रही है वो देखो। देखो PgAl एल्डिहाइड है और PGA एसिड है, क्या ऑक्सीडेशन हुआ है क्या? यस सर। एल्डिहाइड से एसिड बना है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला होगा। कौन है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहा होगा? PgAl का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, 3 PgAl का, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि PgAl ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया होगा। उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेने के लिए कौन होता है यहाँ पर? NADP+। यस, यहाँ पर NAD+ जो है वो 2 NAD+ जो है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे NADH2 या NADH। इस तरीके से NADH2 बनता है। रटने की जरूरत नहीं, यदि तुम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि भाई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से जब
एसिड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कौन लेता है, NAD। तो इस तरीके से कहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, वहां पर ATP कंज्यूम हो गई, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर NADH2 बन गया। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में देखो 1,3 बाई PGA, 2 फॉस्फेट है इसके पास और यहाँ पर 3 PGA, एक ही फॉस्फेट है, यानी एक फॉस्फेट निकल गया। अगर फॉस्फेट निकला है कौन लेगा, ADP ले लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP यहाँ पर। ठीक है, 3 PGA और 2 PGA, क्या डिफरेंस, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप 3rd नंबर के कार्बन पे था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, यहाँ पर 2 नंबर के कार्बन पे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, बस इतना ही तो डिफरेंस है कि नहीं, आइसोमर ही है, बोलो। Sir. Yes, फंक्शनल sir. वाला। अब यहाँ पर देखो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फेट में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर 2 यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा है, फॉस्फेट गायब हो गया, फॉस्फेट गायब हो गया, कौन लेके जाएगा, ADP लेके जाएगा, इस तरीके से। तो कहाँ पर फॉस्फेट निकल रहा है और कहाँ पर फॉस्फेट जुड़ रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी तुम्हें बहुत इजीली पता पड़ेगी, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि तुम ध्यान से देखो। ठीक है क्या, अब एंजाइम की बात करते हैं। देखो जहां पर भी किसी रिएक्शन में ATP कंज्यूम हो रहा है या ATP बन रहा है, रिएक्शन में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में फॉस्फेट का निकलना या जुड़ना हो रहा हो, वहां पर एंजाइम का नाम होता है काइनेज। क्या नाम होता है, काइनेज। हेक्सोकाइनेज। और ग्लूकोज हेक्सोज है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। और काइनेज का कोफैक्टर क्या होता है, Mg+2। यहाँ पर भी काइनेज होगा क्या, क्या यस इस सर, काइनेज का नाम भी हेक्सोज काइनेज होगा या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होगा, आइसोमेर्स फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है, क्या होगा नाम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यस। और देखो यहाँ पर भी काइनेज होगा क्या, देख लो जहां जहां पे ATP बन रहा है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जहां पे ATP बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम कोफैक्टर क्या होता है, Mg+2, और Mg+2 के साथ यहाँ पर K+ भी एज कोफैक्टर प्रेजेंट। क्या 4 स्टेप में एंजाइम के नाम रटने नहीं पड़े क्या, सीधे पता पड़ गया काइनेज होगा। यस सर। ठीक है, ऐसे ही यदि कहीं पे NADH2 बन रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, FADH2 बन रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, तो वहां पर एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होगा, डिहाइड्रोजिनेज। पूरा नाम लिखना है तो सबस्ट्रेट का नाम भी लिख दो साथ में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, जहां पर भी आइसोमर बनता है वहां पर एंजाइम का नाम क्या होगा, Isomerase. ये आइसोमरेज होगा, यहाँ पर आइसोमर बन रहा है, ये भी आइसोमर है ना, यहाँ पर भी एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोमरेज होगा। और कहीं आइसोमर दिख रहा है क्या, ये भी आइसोमर ही है, लेकिन इस आइसोमर का नाम जो है, आइसोमरेज का नाम है म्यूटेज। म्यूटिलेज। ध्यान रखना कि इस आइसोमर को हम म्यूटेज बोलते हैं, जो 3 PGA से 2 PGA बना रहे हैं। अब यदि कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट है वो छोटे कार्बोहाइड्रेट में टूटता हो, तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है एल्डोलिस। यहाँ पर एंजाइम का नाम होगा एल्डोलिस, जो फ्रक्टोज को PGL और DHAP में ब्रेक करता है। और यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा है ना, इसलिए एंजाइम का नाम होगा इनोलेज। इनोलेज। और इस प्रोसेस के अंदर वाटर भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये 10 के 10 स्टेप हो गए कौन से, ग्लाइकोलाइसिस के। क्या ये सारे स्टेप्स क्लियर है क्या सब बच्चों को, एंजाइम के नाम कैसे ध्यान रखोगे, समझ गए सब बच्चे। अब देखो एनर्जी कैलकुलेशंस। सर कौन कौन सा रिवर्सिबल है और ये बता दीजिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और लास्ट स्टेप, ये 3 स्टेप इरिवर्सिबल है, बस ध्यान।
1, 3 और लास्ट इरिवर्सिबल। एनर्जी कैलकुलेशन देखो, इस प्रोसेस में एक्टिवेशन स्टेप्स में एटीपी कंज्यूम हुई कितनी? 2. 2 दो कंज्यूम, दो जगह पे डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। और सबस्ट्रेट लेवल पे या पहले तो तुमको पूछेगा डायरेक्टली सिर्फ एटीपी कि एटीपी कितना बना, तो तुम्हें बताना है, वही देखना है सिर्फ जहां पर एटीपी बना है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी कंज्यूम हुआ 2, एटीपी प्रोड्यूस कितना हुआ? सर 2 4 4. 4 प्रोड्यूस हुआ लेकिन 2 उस पे यूज हो गया तो नेट 2 तो मिलेगा। हाँ, तो यदि तुमको कोई पूछे कि नेट एटीपी प्रोड्यूस कितना है, तब तुम बोलोगे कितना? तब तुम बोलोगे 4 - 2 = 2 एटीपी। और ये जो एटीपी बना है, ये क्या किससे बना है? यही बना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। आधार स्तर पर फॉस्फोरिलीकरण से कितने एटीपी बने हैं? नेट 2 एटीपी बने हैं। टोटल कितने बने हैं? 4 बने हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कौन सा होता है? जो रिएक्शन, डायरेक्ट मिलता है हम। यस, जो रिएक्शन में डायरेक्ट बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला है सबस्ट्रेट लेवल, और ये वाला है सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है। ये सबस्ट्रेट लेवल पे खर्च हो रहा है, ये बन नहीं रहा है, ठीक है। या बोल सकता हूँ सबस्ट्रेट लेवल डीफॉस्फोराइलेशन। और भी एनर्जी बनी है क्या? NADH2 प्रोड्यूस्ड कितना? 2 NADH2। एक NADH2 कितने एटीपी के इक्विवेलेंट होता है? 3 कितना एटीपी बना देगा? 6 बना सकता है। जरूरी नहीं है 6 ही बनाए, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। लेकिन ये जो 6 एटीपी बनेगा, ये किससे बनेगा? ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है या कुछ और है? सर ये तो कुछ और है, ETS के थ्रू बनेगा ये तो। यस, बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS के थ्रू और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो है वो ये 6 एटीपी और बनेगा। तो टोटल नेट एनर्जी प्रोडक्शन यदि तुम्हें कैलकुलेट करना बताना है, टोटल नेट एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में कितना टोटल नेट एनर्जी गेन होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 + 6 मीन्स 8 एटीपी। क्लियर है एनर्जी कैलकुलेशन सब बच्चों को? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई क्या? सबको समझ में आ गई क्या बातें? सर जैसे सर एटीपी पूछेगा तो 10, अगर ऑप्शन में 10 रहेगा तो सर यदि पूछेगा कि कितना एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बना है, यस तो सर कितना बना है? तो बोलोगे 4 बना है। जो पूछे वही आंसर देना, तभी सही आंसर आएगा, नहीं तो यहाँ पर गलत होता है बहुत। यस सर पूछे कितना एटीपी खर्च हुआ है, तो 2 खर्च हुआ है। पूछे कितना एटीपी नेट बना है, तो बोलोगे 2 एटीपी नेट बना है। बोले यस कि सर थैंक यू सर बोले कि वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी नेट बन रहा है, तो फिर 8 बोलना, क्योंकि वायवीय श्वसन में क्या होगा? ये ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा। वायवीय श्वसन बोलने का मतलब है तुमको ये समझ जाना है कि इस NADH2 को एटीपी में कन्वर्ट करना। यस सर सर अवायवी श्वसन बोलेगा तब तक 2 ATP बस बोलेंगे ना, तब नेट नेट 2 एटीपी बोलेंगे। यस, NADPH2 भी पूछेगा तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है Yes, ना। sir. तो वो Yes, sir. क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना, तभी सही आंसर वो पूछोगे, ठीक है। चलो, तो ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यदि
फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तब क्या होता है देखो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्मेंटेशन या किण्वन की। क्या कोई बच्चा फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस जानता है क्या? क्या कोई बच्चा फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता सकता है क्या मुझे? बोलो। चलो आवाज चलो होमवर्क है तुम्हारा। मंडे को तुम मुझे बताओगे फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस ढूंढ के बताना है तुम्हें, है ना? जानना चाहता हूँ क्या कोई बच्चा पता लगा सकता है कि हिंदी में क्या बोलेंगे इस तरीके से? किण्वन, फर्मेंटेशन को किण्वन बोलते हैं, तो किण्वन और अवायवीय श्वसन में तुम्हें डिफरेंस बताना है। किण्वन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस बताना है, ठीक है? पता करके बताना है। अभी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी तुम्हें पता होगा, बट तुम पता करके बताओ। देखो, यस सर। अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो फर्मेंटेशन बता रहा हूँ, किण्वन बता। होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस तो सेम ही है, इज कॉमन इन बोथ aerobic respiration and anaerobic respiration. Anaerobic respiration, कई बार हम इसे ही फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, और फर्मेंटेशन कई बार हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन बोल देते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बेसिक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसके बारे में मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, पहले तुम खुद पता लगाओगे। अब फर्मेंटेशन के अंदर क्या हुआ, जब साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड बन गया तो वो पायरुविक एसिड आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कुछ और एसिड वगैरह के अंदर या अल्कोहल के अंदर, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर यदि हम एनर्जी देखें तो बहुत कम बनती है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी काफी कम होगी, पूछूंगा तुम्हें अभी। तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट बन सकता है या तो अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। तो उसके अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कहाँ पर होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कौन से सेल में बन जाता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी है या मसल सेल्स वगैरह हैं, उनके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? यस यदि मैं बात करूं ईस्ट वगैरह के अंदर तो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला किसी को पता है? पायरुविक एसिड जो बना था, दो पायरुविक एसिड बनते हैं एक ग्लूकोज से। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COCOH, ये है पायरुविक एसिड, एक कीटो एसिड है ये। अब इस कीटो एसिड से क्या बनना है, लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनना है, लैक्टिक एसिड, ये है पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड से क्या बनना है, लैक्टिक एसिड। क्या किसी को लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या? पता है क्या, बोलो। अरे इतना तो केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बता दो कोई लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। सो गए क्या सब लोग? नो सर। नहीं पता सर, इसलिए इतना सन्नाटा है। ये तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। CH3CHOHCOOH, ये है लैक्टिक एसिड। अल्कोहल को बस ला के जोड़ दी। क्या हुआ बताओ भाई, यहाँ पे कीटो ग्रुप जो था वो रिड्यूस हो गया, देखो दो हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये हाइड्रोजन किसने दिया इसको,
क्या किसी को जानते हो जो हाइड्रोजन दे सकता है इसको? NADH2 जो बना था वो यहाँ पर आ जाए और क्या कर दे, पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर दे, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कहाँ से लेके आया, ये NADH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये कहाँ से आया है? ग्लाइकोलाइज। ग्लाइकोलाइज। ये देखो, ये PgAl से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर के आया था, PgAl का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था जो लेकर के आया था, ये इसने क्या किया, ये इसने दे दिया पायरुविक एसिड को, रिड्यूस कर दिया क्या बनाने के लिए, लैक्टिक एसिड। दो करके पढ़ रहे रिएक्शन। अब यदि तुमको ये बात समझ में आ गई तब तो तुमको ये पता पड़ गया कि अरे हुआ क्या कि यहाँ पर जो एनर्जी बन रही थी उसमें से ये एनर्जी तो वापस से यूज हो गई NADH2 वाली, तो बचा क्या, बचा सिर्फ 2 ATP। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में जो तुमने पढ़ा था कि 2 ATP बनता है, वो दिख गया सबको क्यों बनता है? यस सर। सर। क्योंकि यहाँ पर ये वापस से यूज हो जाता है। जहां पर भी NADH2 बन रहा हो या यूज हो रहा हो वहां पर एंजाइम का नाम जो होगा वो होगा कार्बोक्सिल। डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा हाँ सर। ठीक है, पूरा नाम यदि कोई पूछेगा तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। या रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना सर Reaction तो अल्कोहल reverse। वाले में कार्बोक्सिलेज बोलते हैं ना? नहीं, कार्बोक्सिलेज नाम से पता पड़ रहा है CO2 का कुछ हो रहा होगा, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेज, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना या निकलना डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो, अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तब क्या होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तब ये जो पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, नहीं याद है ध्यान रखना। ये सबसे पहले क्या करता है, इसमें सबसे पहले ये जो CO2 दिख रहा है क्या CO2, ये देखो सबको CO2 दिख रहा है क्या यहाँ पर? यस सर। आता है यहाँ से, CO2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। यस क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर CO2 निकला है, वो एंजाइम जो CO2 को बाहर निकाल देता है उस एंजाइम का नाम क्या होगा? यहाँ पर बोलेंगे क्या सर उसको? जैसे CO2 जुड़ता था तो कार्बोक्सिलेज होता था, वैसे CO2 निकलेगा तो क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्स। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का। और फिर एक और स्टेप होगा जिसमें CH3CHO एसिटाल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल। CH3CH2OH। क्या हुआ बताओ, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया क्या? हाइड्रोजन जुड़ गया आके। कौन देगा हाइड्रोजन इसको? NADH2। फिर से NADH2। NADH2 में हाइड्रोजन देने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने के लिए, और अब की बार इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया और क्या बनवा दिया, इथेनॉल बना दिया। तो देखो इथेनॉल बन गया और CO2 भी बाहर निकल गई। जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो उस टाइम पे CO2 भी निकल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? तो इस तरीके से हाँ। और नेट गेन एनर्जी का यहाँ पर भी देखोगे तो क्या होता है, नेट एनर्जी गेन 0। तो सेम ही होगा, कितना, 2 ATP। नेट एनर्जी गेन जो है वो 2 ATP। क्यों? क्योंकि NADH2 दोनों, चाहे अल्कोहल बने चाहे लैक्टिक एसिड, NADH2 तो खर्च हो जाने वाला है, तो नेट ATP गेन कितना होता है, 2 ATP। क्वेश्चन कई बार आता है कि बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है एरोबिक के कंपेयर में, फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में, करके बताओ, कैलकुलेट कर दो। बोलो सर एक में 38 होता है या फिर 36 कितना होता किया है? तुमने, 2/36 इंटू 100 या 38 इंटू 100, 38 इंटू करेंगे। कितना आता है, कितना आ रहा है बोलो ना।
लेस देन 6%, 5.2 सर। तो लेस देन 6%, लेस देन 6% या 7%। क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा कुछ स्टेटमेंट? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो आज ही पढ़ कि फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो लेस देन 6% होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के। अब मान लो कोई, ठीक है ये बात समझ में आ गई सबको? ये मैंने क्या किया, एरोबिक में 38 एटीपी बनता है, यहाँ पर 2 बनता है, तो कितनी एफिशिएंसी? 2/38। अब यदि मान लो तुम्हें कोई पूछे, मान लो यहाँ पर फर्मेंटेशन के बारे में तुम्हें कोई पूछ रहा है कि ईस्ट जो है वो क्या कर रहा है, ईस्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लो ईस्ट फर्मेंटेशन करता जाएगा, अल्कोहल का अमाउंट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से यदि अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो ईस्ट के लिए खुद ही डेंजरस हो जाता है। कितना कॉन्सेंट्रेशन? 13%। 13%। यदि इससे ज्यादा अल्कोहल होगा तो वो ईस्ट के लिए डेंजरस हो जाएगा, यानी जो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल होता है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 13% या उससे ज्यादा, मतलब अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 13% के अराउंड होगी। डिस्टिल करेंगे तब ये उससे ज्यादा होता है। समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों प्रोसेस को यदि तुम एक सीक्वेंस में देख रहे हो कि पायरुविक एसिड बना और फिर पायरुविक एसिड से आगे क्या हुआ, या तो लैक्टिक एसिड बन गया या फिर इथेनॉल प्लस CO2 बन गया, तो तुमको एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस स्पेशली वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता तो देखो फर्मेंटेशन हुआ तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए बोल रहे पार्शियल ऑक्सीडेशन। ओवरऑल देखे तो वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। ओवरऑल देखे तो 0 हो गया, एक जगह ऑक्सीडेशन भी हुआ, एक जगह रिडक्शन भी हुआ है। क्या बाहर से कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? नो सर। क्या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अंदर ही No. अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे में यूज हो गए, एक जगह से निकला दूसरी जगह से चला गया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर की रिक्वायरमेंट, डोनर के रेसिपिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? एरोबिक रेस्पिरेशन पे चले। यस अब सर। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन होता तब फिर क्या होता, तब वो पायरुविक एसिड चला जाता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां पर जाकर के जो प्रोसेस परफॉर्म करता उसे हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का एक और भी नाम है गेटवे रिएक्शन, एक और भी नाम है क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑफ किसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बना था वो वहां से एंटर हो गया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के इंटरमेम्ब्रेन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। सर अवकाशिका में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के। नहीं, गलत। काशिका में नहीं आएगा, जो मैट्रिक्स क्रिस्टी में के जाएगा, बीच। मैट्रिक्स में नहीं, दोनों झिल्ली के बीच में नहीं, मैट्रिक्स में। हाँ सर दोनों, वो तो इनर वाला हो जाएगा ना। मैट्रिक्स में जाएगा, झिल्ली के बीच में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ये जो रिएक्शन चल रही है, ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। तो पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में चला गया है, मैंने तुमको कल बताया भी था। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। हाँ वही होगा। है ना? तो वहां पर चला गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कीटो एसिड है ये। कितने बने थे ग्लूकोज से? 2 बने थे, इसलिए 2 लिखा। फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है, जिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। नहीं, अरे जबरदस्ती डीकार्बोक्सिलेज कहाँ से है? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नहीं ऐसे ही बोलते सर।
हाँ ना, सही बोल रही बेचारी बच्ची। नहीं, अरे यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है लेकिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। हाँ सर ठीक है, ऐसा ही पढ़े थे। जहाँ भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। ठीक है, तो हाँ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 एंजाइम होते हैं लेकिन डी कार्बोक्सिलेज नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं? कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, बताइए क्या? मैग्नीशियम, इसके अंदर कोफैक्टर होता है एम Mg+2, TPP, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम A एंड Na। कितने कितने टोटल कोफैक्टर्स हो गए? टोटल कितने कोफैक्टर्स हैं यहाँ पर बताओ? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कितने कोफैक्टर? 5. 5। यस। तो पूछेगा कि बताओ कितने इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में? 3 सर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कितने? 2 इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कितने? 2 सिर्फ एक, Mg+2। Mg++। ये चारों ऑर्गेनिक है। थायमीन पायरोफॉस्फेट, विटामिन B1 वाला थायमीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए और NAD। ये क्या करते हैं? ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। पायरुविक एसिड कितने कार्बन थे? 3 एसिटाइल एसिटाइल ग्रुप, कोएंजाइम में तो यहाँ से आके जुड़ गया है। एसिटाइल में 2 कितने कार्बन होते हैं? कार्बन 2 दो। कार्बन। यस, तो एक कार्बन कहाँ चला गया? गया बाहर। यानी यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पर CO2 जो है वो बाहर, हेलो सर। और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो मतलब क्या? मतलब यहाँ पर जो कोफैक्टर NAD है वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जो है उसे रिसीव कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NaHH+ के। तो ये सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर रिएक्शन में चलती हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेटिव। ये ऑक्सीडेशन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन, ये CO2 निकल गया किसमें से? पायरुविक एसिड के अंदर से। क्या प्रोडक्ट बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया। ठीक है, बोलो। सर हम्म क्या बोलते हैं कि जैसा कि आप बताए अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने या फिर निकलने के हिसाब से हम डीकार्बोक्सिलेज और या फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज करते हैं। हम्म तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज किए? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर रिएक्शन जो है ना वो डायरेक्टली CO2 निकलने वाली ऐसे नहीं चल रही। यहाँ पर ना एंजाइम कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम होते हैं जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते टाइम बीच में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करके CO2 निकालते हैं। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका नाम डीकार्बोक्सिलेज नहीं है। तुम तो बस इतना ध्यान रखना कि जब दो कभी भी और ऐसी रिएक्शन तुम्हें और भी मिलेगी अपने जीवन में जहां पर तुम्हें दिख रहा हो कि NADH2 भी बन रहा है, CO2 भी निकल रही है, तो वहां पर एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ही होगा, डीकार्बोक्सिलेज नहीं होगा। चाहे तो ऐसे ध्यान रख लो एक्सेप्शन करके ना, कि जहां पर हमें दोनों दिख जाए वहां पर डीकार्बोक्सिलेज नाम कभी नहीं देना है। क्या देना है? डिहाइड्रोजिनेज देना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बना के देता हूँ, तब तुमको आइडिया लगेगा कि आखिर क्यों है मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ये अभी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, इसके लिए तुमको क्रेव साइकिल आना चाहिए। चलो अभी क्रेव साइकिल पढ़ लेंगे ना, तब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूंगा। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ो, ठीक है? ये जो चीज अभी मैंने तुमको बताई ना उसके रिलेटेड ही है वो, लेकिन उसके लिए एक दो रिएक्शन और पता पड़ जाएगी तुम्हें, तब तुमको ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़े।
लिंक रिएक्शन में कितना एनर्जी कैलकुलेशन रहा? एनर्जी कैलकुलेशन बता दो एक बार। 3 ATP। हम एनर्जी कैलकुलेशन हमेशा ना किसके लिए कर रहे हैं? फ्रॉम 1 ग्लूकोज। जहां से स्टार्ट किया था वो भूलेंगे नहीं, तो एक ग्लूकोज से करेंगे। यानी लिंक रिएक्शन में कितने लिंक रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं? 2 लिंक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अब बोलो। 6 ATP। यस, NADH2 प्रोड्यूस जो हुए वो 2 हुए, और तुमको पता है कि एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, तो 6 ATP किससे बनेगा? ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है कि ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है? ETS है। ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम क्रेब्स है। ठीक है, क्रेब्स है। एडोल्फ हेंस क्रेब जो है, उन्होंने ये साइकिल डिस्कवर किया था, क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल जो है, इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कहां पर चलता है ये प्रोसेस? इनर मैट्रिक्स। जहाँ पर लिंकर रिएक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। यस, दोनों, यानी लिंक रिएक्शन भी और ये भी। यस, तो अब क्रेब साइकिल में क्या होता है, ध्यान से समझिए। पिक्चर स्टार्ट हुई कहां से? एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल कोएंजाइम कितने? 2। क्यों 2 एसिटाइल कोएंजाइम लिख रहा हूं? क्योंकि हम एक ग्लूकोज के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करें। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, इनको एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAE। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन। और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन। एक कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। कंडेंसेशन रिएक्शन में पानी की भी जरूरत पड़ती है क्या? यस सर। तभी तो होगा। यस, तो ये यहाँ पर है, और ये रिएक्ट किए, और फर्स्ट प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया वो है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। क्या सिट्रिक एसिड के अंदर 3 COH ग्रुप होते हैं क्या? फॉर्मूला नहीं याद है। पता है क्या सिट्रिक एसिड के अंदर 3 COH ग्रुप होते हैं? नहीं पता है क्या? सर। नहीं पता था? तो ध्यान रखना कि सिट्रिक एसिड के अंदर 3 COH ग्रुप होते हैं, इसीलिए क्रेब साइकिल का एक और भी नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। सुना है क्या? एक और भी नाम क्या है? TCA हाँ ये सुना है। साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक। चलिए, वापस से बनाना पड़ेगा। चलो वापस एक बार बना देता हूँ। क्रेब साइकिल का क्या क्या नाम था? क्रेब साइकिल, या फिर एक और नाम था इसका TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर एक और भी नाम है, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है ना, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। ये तीनों नाम है किसके? क्रेब साइकिल। अभी हम रिएक्शन देख रहे थे जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का था, लिंक रिएक्शन में बना था। एक ग्लूकोज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसने रिएक्ट किया किससे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और किस टाइप की रिएक्शन हुई? कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, जिसके अंदर वाटर का भी रोल आया, और फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया था हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़। अब सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड के।
लेकिन आइसोसिट्रिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होगा तो कुछ इंटरमीडिएट स्टेप भी होते हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिट्रिक एसिड से पहले बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, और ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है फिर किसके अंदर, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर, आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप की प्रोसेस जो है वो चल रही है, यानी सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, बस बीच में क्या है, इंटरमीडिएट है एकोनिटिक एसिड, ऐसा रिएक्शन। फिर आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, बट यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट होता है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। अब ये इंटरमीडिएट है, मैं नाम इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि तुम बुक में पढ़ोगे, नहीं लिखता तो ज्यादा ठीक रहता वैसे, लेकिन अब तुम बुक में पढ़ोगे, कहीं क्वेश्चन में स्टेप्स में आ गया, तब तुम बोलोगे सर ने हमको आधी अधूरी साइकिल पढ़ा दी है। ठीक है, बट ये ना इंटरमीडिएट है, यानी जब ये आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन ये एक ही एंजाइम के थ्रू मीडिएट होने वाली रिएक्शन है। क्या बनता है इससे कीटो एसिड बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। काफी नाम सुना है तुमने इसका? यस सर, नाइट्रोजन वाले चैप्टर में भी था इसका नाम। क्या तुम्हें दिख रही है क्या स्क्रीन? नो सर। नो सर। अभी गायब हुआ सर, इससे पहले दिख रहा था। ये तो मेरी स्क्रीन पे सभी गायब हो, सब कुछ ही गायब हो गया, सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? सर दूसरा पेज दिखाई दे रहा है। हाँ सर, पहले वाला ही है। रिएक्शन वाला पेज देख रहा है। गड़बड़ हो गई लग रहा है सिस्टम में। सरफेस से मिट गया। कोरोना हो गया है सर इसको भी। एक मिनट रुको, मैं ना मुझे लग रहा है कि ना कुछ, क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, मुझे और कोई आइकन वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। सर रीस्टार्ट कर दीजिए ना। लिंक रिएक्शन रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, कुछ गड़बड़। रीस्टार्ट कर दीजिए। हेलो, एग्जिट ले लिए क्या? हेलो, नहीं लिया भाई, ग्रुप में ही है। सर कहाँ गए? पता नहीं। लैपटॉप खराब हो गया लगता है। हाँ यही हो सकता है। सबको कोरोना पकड़ लिया। हो सकता है, नहीं यही हुआ है, लैपटॉप खराब हो गया सर का। नीट पोस्टपोन हो गया क्या, अगस्त वाला? नहीं, अरे पीजी का ओनली पोस्टपोन हुआ है। हाँ ठीक है। अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया, ऑफिशियल कुछ नहीं आया अभी तो।
इस बार भी हम लोग का सितंबर में ही जाएगा क्या नीट का एग्जाम? हो सकता हेलो, देखो लग तो देखो रहा है वैसे ही। हो सकता सिचुएशन है। पे डिपेंड करता है ना, ये कोरोना की वजह से। फिर से बनाना पड़ेगा। आवाज आ रही है सब बच्चों को मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, वापस से एक बार फटाफट से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 मॉलिक्यूल्स ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से बनता है एकोनिटिक एसिड। एकोनिटिक एसिड। से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड। से बनता है जेलोसक्सिनिक एसिड। से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये बनाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। से बनेगा फिर सक्सिनिक एसिड। से बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। से बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड जो है उससे बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से साइकिल चलता है, कौन सा? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और यहाँ पर ये सबसे पहले वाली रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखो, ऑक्जेलो एसिटिक 4 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, टोटल 6 कार्बन। तो ये सिट्रिक एसिड से लेके ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड तक सारे के सारे 6 कार्बन कंपाउंड है। और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड है, और इसके बाद वाले सारे 4 कार्बन के कंपाउंड। समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 6 कार्बन का था, ये 5 कार्बन का है, तो क्या यहाँ पर CO2 निकली होगी क्या? यस सर। यदि ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो क्या यहाँ पर भी CO2 निकली होगी क्या? यस सर। क्या टोटल 6 CO2 बाहर निकलती हुई दिख गई तुमको? 4 तो तुम्हें यहाँ पर दिख गई, और 2 तुम्हें कहाँ पर दिखी थी? लिंक रिएक्शन में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 6 के 6 CO2 निकल गए। देखा सबने? यस सर। दिखा क्या? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि तुमको प्रॉब्लम आती है कि सर हमें स्टेप्स के नाम ही ध्यान नहीं रहते, हम क्या कैसे पढ़े? स्टेप जो है ये जो लिखे किसके बाद क्या बनेगा वही ध्यान नहीं रहता हमें, तो हम क्या करें? तो ना, तो उसका एक राइम बनाया था मैंने कभी अपने जीवन में, वो तुमको काम आएगा अभी, जिससे कि तुम ये याद रख सकते हो।
क्या रैम मैंने बनाया था कि सिट्रिक एसिड है ना, मान लो कोई तुम्हारी कोई सिस्टर है, उसका नाम है सिट्रिक, और सिट्रिक कहीं गाँवों में रहती है तुम्हारी बहन, और तुमसे मिलने के लिए आ रही है, तुम बहुत खुश हो और एक गाना गा रहे हो। क्या गाना गा रहे हो? तुम गाना गा रहे हो कि सिट्रिक सिस आई, सिट्रिक सिस आई मिलने के लिए आ रही है ना तुमसे, तो तुमने कहा सिट्रिक सिस आई, मतलब सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक सिस आई और का मतलब है यहाँ पर ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड। सिट्रिक सिस आई और के बाद में तुम गा रहे हो एक कटोरी। एक कटोरी का मतलब क्या है यहाँ पर? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड को हम क्या गा रहे हैं? एक कटोरी। एक कटोरी साथ साथ में क्या है? साथ साथ में बताओ। साथ साथ में है सक्सिनाइल को एंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, दोनों एक जैसे नाम है पास पास में। तो अल्फा कीटोग्लू एक कटोरी साथ साथ में क्या क्या लेके आइए? फ्रूट फ्यूमेरिक एसिड से, फ्रूट, मलाई, मलाई क्या है? मैलिक एसिड, और लाई ऑक्सिलोएस्टिक एसिड। तो एक राइम तुम याद रख लो, सिट्रिक सिस आई और एक कटोरी साथ साथ में फ्रूट, मलाई और लाई। तो तुम्हें ये ध्यान रह जाएंगे सारे स्टेप्स। समझ गए क्या? यस सर। है यस ना? सर। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ये क्रेव साइकिल ड्रॉ करोगे, तो उस टाइम पे ना ये राइम को गाते गाते ड्रॉ करना, तुमको स्टेप्स ध्यान रह जाएंगे, कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं हो। सर यहाँ पर आए हो? हाँ, ये मैंने बनाया है। ये मैंने बनाया अपने, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, मैं तो ऐसे खुद ही, मतलब मुझे तो याद रह जाता था, राइम वाइम की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर बच्चे एक दो बार बहुत पीछे पड़े, सर हमें याद नहीं होता, सर हमें याद नहीं होता, कुछ कुछ ट्रिक बना दो, ट्रिक बना दो। तो एक दिन क्लास में ऐसे ही बन गई। तो ये मेरी अपनी ट्रिक है, ये कहीं से कॉपी की हुई नहीं है। ठीक है, सर तो इसलिए इतनी इजी है। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तुम्हारी, कि तुमको ना स्टेप्स पता पड़ गए। यहाँ पर ये वाला एक सिंगल एंजाइम के थ्रू मीडिएट होगा, ये वाला स्टेप, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक बनना, और आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटेरिक, ये भी एक सिंगल एंजाइम के थ्रू मीडिएट होगा, ध्यान रखना। अब देखो, अब पहले एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी कहाँ कहाँ पे बनती है। तो ध्यान रखना, मैंने ना अल्फा कीटोग्लूटेरिक को बिल्कुल बीच में रखा है ना। इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक के बाद में मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी हर स्टेप में एक को छोड़ के, और इधर सिर्फ एक स्टेप में एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो कैसे कैसे ध्यान रख सकते हो तुम ध्यान रख सकते हो कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है, यहाँ पर बनता है NADH2। क्या क्या एनर्जी बन रही है? NAD से NADH2, सबसे पहले बनाओ NADH2, फिर बनाना GTP, GDP से बना देना GTP, और ये GTP तुरंत ही अपना फॉस्फेट किसको दे देता है? ADP को दे देता है, एडीपी को। convert हो जाता है ATP में। तो GTP का बनना और ADP का बनना एक ही बात है, कपल रिएक्शन चल रही है। तो पहले NADH2 बनाओ, फिर GTP बनाओ, और फिर क्या बना दोगे? F से फ्यूमेरिक एसिड है, वहां पे क्या बना दोगे? वहां पर बना देना FADH2। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक के बाद में लाइन से 3 स्टेप्स में एनर्जी बनाना, क्या क्या? NADH2, GTP और FADH2। फिर एक स्टेप छोड़ देना, फिर एक स्टेप छोड़ देना, और उसके बाद में मैलिक एसिड से ऑक्सिलोएस्टिक एसिड बन रहा है, तो इस स्टेप के अंदर क्या कर दोगे? इस स्टेप के अंदर फिर से NAD से NADH2 बनाना। C4 साइकिल पढ़ा था, इसका उल्टा रिएक्शन था, तो कंज्यूम करवाते थे, यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या बताया मैंने? अल्फा कीटोग्लूटेरिक के बाद में एक स्टेप को छोड़कर बाकी सारे स्टेप में एनर्जी बनती है। और तुम कैसे ध्यान रख सकते हो? पहले NADH2, फिर GTP, फिर FADH2, स्टेप छोड़ना NADH2, और इधर सिर्फ एक स्टेप में एनर्जी बनेगी। कौन सी वाली स्टेप? ये आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनने वाला जो स्टेप होता है, इसके अंदर यहाँ पर बन जाएगा NADH2। सिंगल एंजाइम ये प्रोसेस को मीडिएट करवा रहा है। एंजाइम के नाम ध्यान रखने हैं आप, एंजाइम के नाम ध्यान रखना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो रिएक्शन में जहां भी NADH2 और FADH2 दिख रहा है, वहां तो एंजाइम का नाम क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। मैंने रूल बता दिया है तुम्हें, रटने का है ही नहीं कुछ। जहां पर भी NADH2 दिख रहा है, एक ही एंजाइम इस रिएक्शन को मीडिएट कर रहा है, कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है क्या? अब कहीं पे GTP ATP दिख रहा है, वहां पर कौन सा एंजाइम होगा? बोलो। काइनेज। काइनेज। अब बाकी जो बचा सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, एकोनिटिक एसिड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एंजाइम का नाम होता है एकोनिटेज।
सेमी एंजाइम इस रिएक्शन को करवा रहा है एक्वानिटेज। सिट्रिक एसिड जहां पे बनता है वहां पर एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेटेज। मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक से मैलिक बन रहा है तो फ्यूमेरेज। तो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक है, बाकी डिहाइड्रोजनेज और काइनेज। ऐसे तुम एंजाइम के नेम भी इजीली ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो गई बात? यस अब एनर्जी कैलकुलेशन की बात कर लो। एनर्जी कैलकुलेशन, NADH2 कितने बने? फ्रॉम 1 ग्लूकोज की बात कर रहे हैं और 2 क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं। एक ग्लूकोज के अकॉर्डिंग एनर्जी कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ। बताओ कितने NADH2 बने? 8। देख लो ठीक से, वापस दिखाते हैं। सर 6 बना है क्या? देखो 2 2 4 2 6 6 कितने बने? तो इंटर रिएक्शन वाले को कभी तो जोड़ते हैं ना इसमें। 6 NADH2 और ये ATP में कन्वर्ट होगा तो 18 ATP किससे बनेगा? बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऐसे ही यदि मैं बात करूं FADH2 कितने बने काउंट कर सकते हो क्या? 2 4 ATP। तो नहीं, एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, 4 ATP। सेम ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। और ATP या GTP प्रोड्यूस्ड, GTP और ATP प्रोड्यूस्ड कितने? 2 GTP। ये ATP में कन्वर्ट हो रहा था हाथ के हाथ ही। सबस्ट्रेट लेवल होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो टोटल एनर्जी निकाल लो। 2 क्रेब साइकिल में टोटल कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? 18 + 4 + 2 24 ATP के इक्विवेलेंट हो रहा है। एक क्रेब साइकिल में पूछेगा तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा? 12। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हो तुम चाहो तो। कर सकते हो क्या? 8 ग्लाइकोलाइसिस, 6 लिंक रिएक्शन और 24 यहाँ से कितना? 38 ATP। 38 आ गया हिसाब किताब बराबर? 36 38 वाला लफड़ा क्या होता है उससे हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे ETS के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और बाकी भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए चैप्टर। ठीक है सर वो साइकिल दिखाइए तो। साइकिल दिखा दो फिर से। रेंजर साइकिल देखिएगा कि कौन सा भाई? इसके बाद में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो डंडे वाली साइकिल। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, चलो ओके बच्चे, बाय बाय। गुड नाइट। बाय सर। हाँ बच्चे, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ बच्चे। सर सो रहे होगे जाके? हाँ मैं तो सो ही रहा हूँ। ठीक है सर, गुड नाइट सर। आपका चलो बाय बाय। अच्छे से सोना सर। बाय सर, गुड नाइट।